हाँ, तो अभी तक जो सब सेक्शन किए थे एकदम अच्छे से रिवाइज करते हैं। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिडक्शन का मतलब होता है पांचों हेड का इनकम ले लो, उसमें से जो जीटीआई है उसमें से कुछ डिडक्शन चैप्टर 6 से के लेस होंगे और फिर एनटीआई आएगा। डिडक्शन से आपका इनकम कम हो जाएगा, इनकम कम होगा तो आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा, टैक्स कम भरना पड़ेगा तो आपके लिए बेनिफिट है पर गवर्नमेंट के लिए लॉस है। लॉस है इसलिए वो बहुत सारी कंडीशन इसके ऊपर लगाएगी। ठीक है, तो डिडक्शन के सेक्शन कौन से? 80C से लेके 80U तक है चैप्टर 6 में। बाकी और डिडक्शन मिलते हैं जैसे 10AA वगैरह के लेक्चर डाले हुए 80C से लेके 80U तक यहाँ पे डिडक्शन है। इसके लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है? जो जीटीआई के बाद डिडक्शन के बाद जो एनटीआई आएगा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, मतलब जीटीआई से ज्यादा आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये चार इनकम में, ये चार केस की इनकम में आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन से? LTCG 112 है, STCG 111 है, मीनिंग कैपिटल गेन के रिवीजन लेक्चर में डाला हुआ। विनिंग का जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स का इनकम होता है वो वाला। और चौथा कौन सा है? चौथा है नॉन रेजिडेंट का इनकम। नॉन रेजिडेंट का इनकम कौन सा इनकम है? 115A है, 115AB है, 115AC है। ऐसे टाइप के जो जो आपके सेक्शन से नॉन रेजिडेंट के स्पेशल रेट ऑफ इनकम उनको हो रही है तो डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर 80C की बात की थी। 80C पहला पॉइंट है कि किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF को मिलेगा। रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। जो इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है किसमें? मैंने बोला था 15 चीज में इन्वेस्टमेंट करता है। पहला LIC, दूसरा LIC के रिलेटेड नोट है, बाद में देखते हैं। LIC, दूसरा PPF। फिर क्या? PPF का छोटा भाई स्टैट्यूटरी या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड फॉर सिर्फ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर टैक्स सेविंग FD कौन सा? नॉर्मल वाला नहीं, जो टैक्स सेविंग FD है 5 साल से ज्यादा अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। फिर स्टैम्प ड्यूटी फीस, घर लेते हैं उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करता है उसके रिलेटेड जो फीस है उसकी बात कर रहे हैं। 5 पॉइंट हो गए। फिर 5 पॉइंट का आंसर NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट आ रहा है उसका भी डिडक्शन मिलेगा। नाबार्ड के बॉन्ड, एग्रीकल्चर वाला पार्ट। ट्यूशन फीस कौन से? जो सिर्फ ट्यूशन फीस का कंपोनेंट है, जो सिर्फ लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस, ये सब जो ये पूल का फीस कुछ भी रहेगा वो एक्सक्लूड होगा। सिर्फ ट्यूशन के रिलेटेड जितना फीस है वही इंक्लूड होगा। सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन है उसके रिलेटेड सेविंग का स्कीम है, उसके रिलेटेड अगर वो कोई इन्वेस्ट करता है तो 80C में मिलेगा। फिर कौन सा? यूनिट लिंक इंश्योरेंस में, यूलिप का। फिर नेक्स्ट 5 पॉइंट कौन से थे? हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करे ऊपर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट। फिर पेंशन, कौन सा पेंशन? UTI का या म्यूचुअल फंड का। UTI म्यूचुअल फंड, सिर्फ 2 टाइप के पेंशन है। फिर नोटिफाइड जो इक्विटी ओरिएंटेड UTI या म्यूचुअल फंड की यूनिट है, अगर उसमें आप पेमेंट वो खरीदते हो तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम जो मोदी जी लेके आए थे, इंडिविजुअल को सिर्फ मिलेगा किसके लिए? हिमसेल्फ, खुद के लिए या गर्ल चाइल्ड के लिए? खुद के लिए या गर्ल चाइल्ड के लिए। ठीक है। फिर LIC और PPF का बेनिफिट किसको मिलेगा? LIC और PPF में कौन आएगा? या तो सेल्फ के लिए कर रहे हैं, दूसरा स्पाउस के लिए कर रहे हैं, चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं। LIC का बेनिफिट मिलेगा और कितना मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर 2012 से पहले पॉलिसी लिया तो जितना प्रीमियम पे किया या 20% ऑफ सम एसेट, जो पॉलिसी अमाउंट है वो 20% है, जितना प्रीमियम किया विच एवर इज लोअर। फिर 1/4/2012 के बाद लिया तो 20% 10% हो जाएगा। 1/4/2013 के बाद एक और कंडीशन लाया कि अगर पर्सन है जो 80U या 80DDB, जो मेडिकल वाला कंडीशन है कि कुछ बीमार वगैरह है, तो उस केस में प्रीमियम जितना पे किया 15% 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लोअर। PPF के केस में भी सेम ही, या खुद के लिए करो, स्पाउस के लिए करो या चिल्ड्रन के लिए करो। ठीक है। फिर 80CCC किसके लिए? पेंशन प्लान के लिए। जहां जहां पेंशन आएगा ध्यान रखना सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF को नहीं मिलेगा। पेंशन प्लान किसका है? LIC। ऊपर पेंशन प्लान था जो म्यूचुअल फंड का था और वो UTI वगैरह का था। यहाँ पे किसका पेंशन प्लान है? या तो LIC का है या अदर इंश्योरेंस, मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान है। किसको मिलेगा बेनिफिट? इंडिविजुअल को मिलेगा। कितना? मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगा, सब्जेक्ट टू 80CCE, जो आपको पता है। 80CCD की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 80CCD कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ कर रहे हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन कर नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ भी पेंशन है तो किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम को नोटिफाई किया है? अटल पेंशन योजना को किया हुआ है। 2 पार्ट है, 80CCD 1 है, 80CCD 2 है, और एक तीसरा और पार्ट है 80CCD 1 भी। 80CCD 1 भी पहले देख लेते हो क्या है, एकदम सिंपल चीज बोलता है 80CCD 1 भी। ये सब डिडक्शन को भूल जाओ। अगर आप 50,000 रुपए तक एक्स्ट्रा आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो 80CCD 1 भी में, तो वो 50,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 50,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। फिर 80CCD 1 क्या बोलता है? 80CCD 1 2 टाइप के लोगों को डिडक्शन देता है। पहला कौन सा पार्ट है? पहला कोई सैलरीड एम्प्लॉय। कौन सा? सैलरीड एम्प्लॉय है, या दूसरा कोई सैलरीड नहीं, मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ रेंट आ रहा है, इतना रेंट है कि मेरे को डिडक्शन चाहिए, तो दूसरा पार्ट कौन सा है? एनी अदर इंडिविजुअल। सैलरीड एम्प्लॉय को कैसे डिडक्शन मिलेगा? या तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, जितना मैंने कंट्रीब्यूशन किया, और दूसरा क्या है, जो सैलरी का पार्ट है उसका कितना? 20% ऑफ सैलरी, नहीं 10% ऑफ सैलरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है,
और दूसरे में सेल्फ एम्प्लॉयड में जीटीआई डबल हो गया था। मैंने आपको बताया था कि टैक्स सेंटर से समझो मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ तो मेरे को डबल डिडक्शन मिलेगा। 20% ऑफ जीटीआई मतलब सैलरीड को कैसे मिलेगा, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या आता है, सैलरी का मतलब आता है बेसिक सैलरी या डीए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या बेसिक प्लस डीए आ जाएगा। डीए भी कौन सा, इन टर्म का मतलब क्या, जो रिटायरमेंट बेनिफिट में काम आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जो खुद का काम कर रहा है, ठीक है, उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, या तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 20% ऑफ जीटीए। अभी 80CCD2 बोलता है, 80CCD2 बोलता है जो एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलेगा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलेगा। कैसे मिलेगा, सेम वैसे जो आप कंट्रीब्यूशन किया या 10% सैलरी विच एवर इज लोअर, इट विल नॉट कवर्ड इन जो 80CCD2 है और 80CCD1 भी है, वो 80CCE की लिमिट में नहीं काउंट होगा। 80CCE क्या बोलता है, जो भी ऊपर वाले जितने भी सेक्शन है। हाँ, तो 80CCE की क्या बात की थी, 80CCE में जितने भी ऊपर वाले सेक्शन है सबका टोटल करेंगे तो टोटल आपको बेनिफिट 1,50,000 तक ही मिलेगा। पर उसमें 2 सेक्शन नहीं कवर थी, 80CCD2 जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है, और 80CCD1 भी जो 50,000 रुपये। इसके रिलेटेड कुछ नोट्स है। नोट्स क्या है, अगर कोई अमाउंट रिसीव होता है ऑन क्लोजर, मतलब अगर आप अकाउंट क्लोज करते हो वो टाइम पे आपको कोई अमाउंट रिसीव होता है, तो अगर जो 60% अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 40% जो अमाउंट है वही टैक्सेबल रहेगा। अगर पार्शियल विड्रॉल होता है, मतलब चल रहा है अकाउंट, वो टाइम पे अगर पार्शियल विड्रॉल करते हो तो कितना एग्जेम्प्ट होगा 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन, टू द एक्सटेंट 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन। 80CCE की बात कर ली, जितना ऊपर सेक्शन पड़ा, 2 को छोड़ के मैक्सिमम बेनिफिट 1,50,000 मिलेगा। सर्टेन डिडक्शन रिलेटेड टू मेडिकल, कुछ बेनिफिट है मेडिकल के रिलेटेड, उसमें क्या बोलते हैं कि 80U, 80DD और 80DD। 80U और 80DD साथ में पड़े। 80U किसके लिए, सेल्फ के लिए, और 80DD किसके लिए, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। HDR का मतलब क्या, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। 80U क्या बोलता है, 80U बोलता है कि अगर आप कुछ खर्चे करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। किसके लिए खर्चे करते हो, सेल्फ के लिए खर्चे करते हो। क्या कोई बीमारी के रिलेटेड खर्चे करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा फ्लैट, ठीक है। अमाउंट डिडक्शन कितना मिलेगा, नॉर्मल डिसेबिलिटी है, नॉर्मल डिसेबिलिटी का मतलब डिसेबिलिटी 40% से लेके 80% तक है तो 75,000 रुपीज फ्लैट, और सीवियर डिसेबिलिटी है मतलब 80% है उससे ज्यादा तो आपको कितना 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। आप जब रिटर्न फाइल करोगे, अगर एओ आपको बोलता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी डॉक्टर से लेके बताना पड़ेगा। डिसीज शुड बी स्पेसिफाइड होना चाहिए, फिजिकल भी चलेगा, मेंटल भी चलेगा। और हैंडीकैप डिपेंडेंट का मतलब क्या है, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव जो 80DD में आता है, उसमें कैसा होता है कि अगर रेजिडेंट, इंडिविजुअल या एचयूएफ, यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगा। तो रेजिडेंट को मिलेगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, क्योंकि भाई वो भी तो रेजिडेंट ही है। रेजिडेंट के अंदर 2 होता है, रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो वो फर्क नहीं पड़ता, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। अगर हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उस अगर कोई स्कीम के तौर पे उसको पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा जिसने बेनिफिट लिया था 80DD में एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव का मतलब क्या होता है, 2 into SPC होता है, 2 into SPC। 2 का मतलब क्या, 2 बार S है, S यानी क्या स्पाउस या सिबलिंग, सिबलिंग मतलब क्या ब्रदर या सिस्टर, P यानी क्या पेरेंट्स, और C यानी क्या चिल्ड्रंस, ठीक है। फिर 80DDB की बात, 80D किसके लिए, 80U किसके लिए था, सेल्फ के लिए था, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, और 80DD किसके लिए था, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए था। रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ भी चलेगा, एचयूएफ में क्या उसके मेंबर होंगे। रेजिडेंट का मतलब बता दिया, रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आ जाएंगे। 80DDB क्या बोलता है, 80DDB बोलता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। अगर कुछ स्पेसिफाइड डिसीज है, जो लिस्ट दी हुई है, बहुत डरावने एक्सपेंस है, अगर बीमारियां हैं उसके रिलेटेड अगर आप कोई एक्सपेंस करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। किसके लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल या उसके एचयूएफ के लिए, मतलब जो अपना 80DD था वही था, मतलब 80U और 80DD का क्लबिंग हो गया, इधर से सेल्फ के लिए था, यहाँ पे रिलेटिव के लिए था, यहाँ पे दोनों के लिए। डिडक्शन किसके लिए मिलेगा, सेल्फ इंटू 2 into SPC जो मैंने बताया वो। अब ये सर्कल में आ जाओ, सर्कल में आपको पता चलेगा कि कैसे डिडक्शन मिलेगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैसे मिलेगा, या तो एक्चुअल एक्सपेंस ले लो, क्या ले लो, एक्चुअल एक्सपेंस ले लो। दूसरा क्या, 40,000 या 1 लाख रुपीज ले लो, या तो 40,000 या 1 लाख या एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लो, मतलब एक्चुअल एक्सपेंस आपने कितना किया 50,000 और आपको अलाउड कितना होगा 40,000, तो कितना 40,000, 1 लाख
किसके लिए? 1 लाख है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या? रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट के साथ साथ क्या 60 प्लस मोर, तो उनके लिए 1 लाख का बेनिफिट है। तो उस केस में क्या 50,000 1 लाख विच इज लोअर, कौन सा 50,000 आ जाएगा। जो अमाउंट आएगा उसमें से अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर के पास से कुछ पैसा मिल गया तो रिड्यूस हो जाएगा। फिर एटीडी हम लोग ने अभी किया। एटीडी क्या बोलता है? एटीडी बोलता है कि इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल में कौन आ जाएगा? सेल्फ आ जाएगा, स्पाउस आ जाएगा, पेरेंट्स आ जाएगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ जाएगा। किसके लिए खर्चा किया होना चाहिए? खर्चा होना चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, और चौथा मेडिकल एक्सपेंस के लिए। नॉर्मल पर्सन, सीनियर सिटीजन, 2 पार्ट है। आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? हर पेरेंट्स को अलग रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को अलग रखते हैं, और दूसरा कौन सा? सेल्फ को, स्पाउस को, डिपेंडेंट चिल्ड्रन को अलग रखते हैं। 25,000 दोनों को मिलेगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 25,000 का लिमिट कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा इसके अंदर ही है। 50,000 या 1 लाख या 75,000 जो भी कॉम्बिनेशन बैठता है उसके अंदर ही 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। किसके लिए भी खर्चा करोगे चलेगा। फिर नोट्स क्या है? नोट्स क्या है? जो एचयूएफ है, एचयूएफ के लिए सिर्फ मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसी पहला वाला पार्ट इंश्योरेंस प्रीमियम के रिलेटेड खर्चा ही अलाउड होगा। और दूसरा क्या? एचयूएफ के लिए वो हो गया, ठीक है। फिर मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए? कोई भी मोड चलेगा, कैश नहीं होना चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए। पर जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप देखा था उसमें कैश अलाउड है। और अगर लम सम, अगर 3 साल के लिए जो मैंने एग्जांपल दिया था 90,000 एक साथ पे कर दिया तो कैसे डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 30,000। अगर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं रिडक्शन रिलेटेड टू इंटरेस्ट। एक 80E का इंटरेस्ट इसमें नहीं लिखा हुआ। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो, अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेते हो और जब से आप उसका रीपेमेंट चालू करते हो, तो जब से रीपेमेंट स्टार्ट किया तब से 8 साल तक आप जितना भी इंटरेस्ट का रीपेमेंट करते हो उतना एक्सपेंस आपको अलाउड हो जाएगा। टाइटल क्या है? ये अभी नेक्स्ट आ जाते हैं 80EE, EEA, EEB। इसके रिलेटेड क्या बात करते हैं? इंडिविजुअल, ये दो जो स्टार्टिंग के 2 है टेबल में, ये हाउसिंग लोन की बात करते हैं। और 80EEB क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड कोई लोन लिया तो पहले 80EE बोल देते हैं कि एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। अमाउंट कितना डिडक्शन मिलेगा? 50,000। 50,000 लोन कब लेना चाहिए? प्रीवियस ईयर 16-17 में लोन लेना चाहिए। किसके लिए लेना चाहिए? एक्विजिशन ऑफ हाउसिंग, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। और कहाँ से लोन लिया लेना चाहिए? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो लोन परचे घर का अमाउंट कितना होना चाहिए? घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख तक होगी तो उससे ज्यादा होगी तो नहीं डिडक्शन मिलेगा। लोन कितना हम लोग को लेना चाहिए? 35 लाख रुपए, 35 लाख। कंडीशन क्या होनी चाहिए? जब लोन लिया था तब वो टाइम पे दूसरा कोई घर नहीं होना चाहिए। और सीक्वेंस ऑफ डिडक्शन क्या था? पहले 24B कौन सा था? 24B अपना था इंटरेस्ट, हाउसिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको जो डिडक्शन मिलता है वो वाला इंटरेस्ट, और उसके बाद कोई अनएग्जॉस्टेड रह जाता है तो 80EE में मिलेगा, ठीक है। ये एकदम मैं क्विक करा रहा हूँ कि एग्जाम से पहले भी आप एक बार देख लोगे तो आपको सब पॉइंट रिकैप हो जाएंगे। फिर 80EE क्या बोलता है? EE बोलता है कि इंडिविजुअल, जो 80EE में जिसको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको यहाँ पे मिलेगा। लिमिट कितना 3 टाइम बढ़ गया था, वहां पे 50,000 मैक्सिमम मिल रहा था, यहाँ पे 1,50,000 मिलेगा। लोन किसके लिए लेना चाहिए? सेम लेना चाहिए, एक्विजिशन हाउस प्रॉपर्टी। कहाँ से? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। परचेस प्राइस कितना होना चाहिए? 50 लाख था वहां पे, यहाँ पे 45 लाख का एचडीबी होगा, उससे ज्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। लोन कितना भी लो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोन सेंक्शन कहाँ बिटवीन होना चाहिए? प्रीवियस है 1920 में। और कंडीशन क्या है? वही सेम है कि वो टाइम पे एसएससी के पास दूसरा कोई घर नहीं होना चाहिए रहने के लिए। सीक्वेंस ऑफ डिडक्शन क्या? 24B का पहले और रिमेनिंग। अगर यहाँ पे आप डिडक्शन ले लेते हो, ये सेक्शन में आप डिडक्शन ले लेते हो तो उसके बाद आपको कोई और सेक्शन में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80EE क्या बोलता है? इंडिविजुअल के लिए मिलेगा कितना? मैक्सिमम 1,50,000। किसके लिए लेना चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आपको लोन लेना चाहिए। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी यहाँ पे एडिशन है कि लोन कहाँ से? एनबीएफसी पे लोगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। परचेस प्राइस फर्क नहीं पड़ता, लोन अमाउंट फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं लिखा। फिर लोन सेंक्शन कब होना चाहिए? प्रीवियस ईयर 1920 में होना चाहिए। और एक पॉइंट बस है कि अदर पॉइंट कौन सा? इफ डिडक्शन, जो डिडक्शन इंटरेस्ट यहाँ पे ले रहे हो आप डिडक्शन, तो दूसरा कोई सेक्शन में आपको नहीं मिलेगा। फिर 80G लास्ट में किया था। 80G सबसे लास्ट में लेना, क्यों? वो 80I वाला इफेक्ट आता है। अनलिमिटेड डिडक्शन और लिमिटेड डिडक्शन। अनलिमिटेड का मतलब जितना आपने खर्चा किया पूरा आपको डिडक्शन मिलेगा। अनलिमिटेड में 2 है, 100% है, 50%। अगर 1 लाख रुपए आप डोनेशन दे रहे हो 100% अनलिमिटेड में, पूरा 1 लाख आपको डिडक्शन मिलेगा। 50% डिडक्शन में कितना? 50% अनलिमिटेड में आपने 1 लाख जो दिया है उसका 50% आपको अलाउड होगा। 100% अनलिमिटेड डिडक्शन विल बी अलाउड इफ अमाउंट डोनेटेड। कहाँ पे अमाउंट डोनेशन करोगे तो 100% अनलिमिटेड मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर के कोई फंड में करते हो, चीफ मिनिस्टर के करते हो और नेशनल करते हो। प्राइम मिनिस्टर के करते हो बट एक्सेप्ट कौन सा? पीएम ड्रॉट फंड, ड्रॉट रिलीफ फंड, वहाँ पे 50% अनलिमिटेड मिलता है। फिर स्वच्छ भारत कोष में करते हो, क्लीन गंगा फंड में करते हो, फंड फॉर आर्मी करते हो, जिला साक्षरता कमेटी करते हो, यहाँ सब करते हो तो 100% अनलिमिटेड। 50% डिडक्शन कहाँ पे मिलेगा? जवाहरलाल नेहरू इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ, उसके मेमोरियल फंड में। फिर उनकी बेटी कौन थी? इंदिरा गांधी, उनके
मेमोरियल ट्रस्ट में, उनका बेटा राजीव गांधी के फाउंडेशन में, 3 हो गए। और चौथा क्या, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड, जो सूखा पड़ जाता है वो रिलीफ फंड में अगर आप करते हो तो जितना भी डोनेशन करते हो उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लिमिटेड डिडक्शन में भी 2 कैटेगरी, 100% लिमिटेड, 50%। 100% किसको मिलेगा, अगर आप डोनेशन कर रहे हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कौन सी होगी, सेंट्रल हो गई या स्टेट हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकल अथॉरिटी को करते हो जैसे बीएमसी वगैरह हो गया। फिर आता है अप्रूव इंस्टीट्यूशन, जो फैमिली प्लानिंग के लिए है, उसको आप फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड डोनेशन करते हो तो आपको 100% लिमिटेड डोनेशन मिल जाएगा एज ए डिडक्शन। फिर क्या है, डोनेशन करती है कंपनी किसको डोनेशन करती है, ओलंपिक एसोसिएशन को करती है, या इंडिया में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कोई डोनेशन दे रही है तो 100% लिमिटेड मिल जाएगा। फिर 50% लिमिटेड किसको मिलेगा, अगर आप घर बनाने के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को, आप कोई मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, रिलीजियस प्लेस का रिनोवेशन या रिपेयर के लिए किसको, रिलीजियस प्लेस आपको पता है। फिर एनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए उनके ट्रस्ट वगैरह को आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर मीनिंग क्या, लिमिटेड डिडक्शन का मीनिंग क्या है कि आपने जितना भी आपने डोनेशन दिया पूरा नहीं मिलेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, पहले आप ले लो कि जितना आपने लिमिटेड साइड का, राइट साइड का है, पूरा डोनेशन जितना दिया आप ले लो, उठा लो। उसके बाद जो एटीआई है, एटीआई का 10% ले लो, जो भी लोअर रहेगा आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। तो एटीआई का मतलब क्या होता है, जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो ले लो, उसमें से स्पेशल रेट ऑफ इनकम क्या, लॉटरी वाला हो गया, 115 ए बी ए सी वगैरह, जीडीआर वगैरह कहता है, उसमें से आप 80G के डिडक्शन लेस कर दो, 80G तक डिडक्शन लेस कर दो, मतलब जो अभी तक जितने भी डिडक्शन मैंने आपको बताया 80C 80D वो सब लेस कर दो, जो आएगा वो एटीआई रहेगा, उसका 10% ले लो। और कौन सा, ये टोटल ऑफ और लिमिटेड कैटेगरी ले लो, विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने बताया था अनलिमिटेड, पहले सीक्वेंस अनलिमिटेड में जाना है फिर लिमिटेड में जाना है, ठीक है। फिर हम लोग को एक और था कि 2000 रुपए से ज्यादा अगर डोनेशन दे रहे हो तो कैश में नहीं होना चाहिए, वो अप्रूव्ड मेथड से होना चाहिए। तो होप सो ये हेल्पफुल रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए और आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, स्टडी हार्ड, ठीक है, बाय बाय। 80G क्या बोलता था, रेंट के रिलेटेड डिडक्शन, पर रेंट का डिडक्शन कब मिलेगा जब आपको एचआरए नहीं मिला रहेगा, एचआरए नहीं मिला रहेगा तब भी ये सेक्शन में आपको रेंट का डिडक्शन मिलेगा। एलिजिबल एसएससी कौन है, एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल है, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन है 5000 पर मंथ ले लो, मतलब 60,000 पर महीना। 25% ऑफ एटीआई ले लो, एटीआई का मतलब क्या, जीटीआई ले लो, उसमें से लेस करना है, लेस क्या करना है, स्पेशल रेट ऑफ इनकम लेस करना है, उसमें से लेस करना है, डिडक्शन लेस करना है, एक्सेप्ट 80G लेस करना है, ठीक है। 25% ऑफ एटीआई ले लिया। थर्ड क्या, रेंट पेड, जितना एक्चुअल रेंट पे किया उसमें से 10% ऑफ एटीआई लेस कर दो, तो जो अमाउंट आया, पहला 60,000 आ गया 5,000 पर मंथ, दूसरा 25% ऑफ एटीआई आ गया, फिर थर्ड आ गया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एटीआई, विच एवर इज लोअर, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नोट्स क्या है, पहला एटीआई का मीनिंग दिया है, क्या होता है जो मैंने अभी बता दिया है। एसएससी उसकी स्पाउस, उसका बच्चा, माइनर चाइल्ड से माइनर है, और उसका क्या, एचयूएफ, वो कोई घर नहीं होल्ड करने चाहिए रेजिडेंस के लिए एट टाइम ऑफ डिडक्शन, वो एरिया में जो मैंने अभी आपको बताया था। फिर टेस्ट ऑफ नॉलेज वाला मैंने एक पॉइंट डाला था, वो आप कमेंट पे करके बता देना। फिर बात की थी अगर डोनेशन दे रहे 80G के अलावा डोनेशन, तो 2 तरीके के डोनेशन दे। अगर कोई स्पेसिफिक फंड जो नोटिफाई किया है उसको डोनेशन दे रहा है, कौन दे रहा है, डोनर दे रहा है। अगर इंडिविजुअल है तो पूरा डोनेशन का पूरा 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं। इंडिविजुअल नहीं है, कोई और पर्सन है, तो ये एक चीज देखना है कि जिसका पीजीबीपी का इनकम है, उसको छोड़ के बाकी सबको 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। डोनी कौन होना चाहिए, डोनी 6 पॉइंट थे, 3 पॉइंट पड़े थे, पहले 2 कौन थे, पहले साइंस के रिलेटेड थे, साइंटिफिक रिसर्च के लिए या रिसर्च इन सोशल साइंस, साइंटिफिक रिसर्च या रिसर्च इन सोशल साइंस। फिर 2 पॉइंट कौन से थे, रूरल अर्बन थे, रूरल रिसर्च इन रूरल डेवलपमेंट या क्या था, अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड। फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और एलिजिबल प्रोजेक्ट वाला। फिर क्या था, फिर था डोनेशन कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट, उसमें क्या थे 2 पॉइंट थे। अगर इंडियन कंपनी डोनेशन देती है तो 80GGB में मिलेगा, और एनी अदर एसएससी एक्सेप्ट एजेपी हु इज फंडेड बाय गवर्नमेंट, वो रहता है तो अपने को कहाँ मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा 80GGC में। 100% मॉनेटरी डोनेशन कंट्रीब्यूशन अलाउड रहेगा, अदर देन कैश नहीं अलाउड रहेगा, बाकी मॉनेटरी डोनेशन आपको अलाउड रहेगा। फिर कुछ रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन देखे थे, उसमें 2 टाइप देखे थे, इंटरेस्ट बेस्ड डिडक्शन, रॉयल्टी बेस्ड डिडक्शन। इंटरेस्ट बेस्ड में क्या था, टीटीए था, टीटीबी था। टीटीए क्या बोलता था, टीटीए सीनियर सिटीजन को छोड़ के इंडिविजुअल एचयूएफ को डिडक्शन मिलेगा कितना मिलेगा, सेविंग बैंक में जितना इंटरेस्ट है 10,000 विच एवर इज लोअर। कहाँ से मिलना चाहिए, बैंक से मिलना चाहिए, पोस्ट ऑफिस से मिलना चाहिए, और तीसरा कहाँ से, कोऑपरेटिव बैंक से मिलना चाहिए। फिर डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड, अगर इंटरेस्ट
अगर पार्टनर को फर्म के बिहाफ पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका वो डिडक्शन नहीं ले सकता। फिर टीटीबी किसको, सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलेगा। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या, दो कंडीशन, रेजिडेंस बेस्ड कंडीशन, एज बेस्ड कंडीशन। एज का क्या है, 60 साल। फिर अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है, इंटरेस्ट कोई भी डिपॉजिट से, कोई भी डिपॉजिट जो कहाँ से, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है 50,000, विच एवर इज लोअर मिल जाएगा। फिर क्यूक्यूबी आरआरबी देखा था। क्यूक्यूबी किसके लिए मिलेगा, क्यूक्यूबी रॉयल्टी के लिए मिलेगा। रॉयल्टी कहाँ से, एलियस नेचर, और एलियस नेचर की बुक्स रहेगी। एल यानी क्या, लिटरेरी, ए यानी आर्टिस्टिक, और एस यानी कौन था, साइंटिफिक। और आरआरबी, आरआरबी क्या, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट। पहले कॉमन पॉइंट देख लेते, डिडक्शन कितना मिलेगा। डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल, जो एक्चुअल इनकम हुआ लेस उसके रिलेटेड एक्सपेंस है वो ले लो, ₹3 लाख ले लो, विच एवर इज लोअर आ रहा है वो ले लो, ठीक है। फिर असेसी कौन होना चाहिए, या तो बुक का ऑथर होना चाहिए या जॉइंट ऑथर होगा तो भी चलेगा। पेटेंट का है तो ओनर होना चाहिए, को ओनर होगा तो भी चलेगा। बुक्स आर नॉट इंक्लूड, बुक्स जनरली क्या, एलियस नेचर की होनी चाहिए। पर कुछ बुक्स जो मेंशन की हुई है मेन बुक में देख लेना, वो क्या है, अपना ब्रोशर हो गया, कमेंट्री हो गया, ये टाइप की टेक्स्ट बुक्स हो गई, ये सब का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं आरआरबी का। कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट क्योंकि आरआरबी के देखे थे, अगर इनकम आउटसाइड इंडिया मिल रहा है, अगर इनकम कहाँ मिल रहा है, आउटसाइड इंडिया मिल रहा है, तो 6 महीने के अंदर अंदर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इंडिया में आ जाना चाहिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आरआरबी का इनकम क्या था, अगर ये रॉयल्टी जो पेटेंट से मिल रहा है, अगर कैपिटल गेन में ऑलरेडी टैक्सेबल हो रहा है, कहाँ कैपिटल गेन में, तो ये सेक्शन के तहत रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। एटी आईएससी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, किसके लिए था, स्टार्टअप के लिए था। एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल एसएससी कौन है, कंपनी है या एलएलपी है, कंपनी है या एलएलपी है। इनकॉर्पोरेट कब होना चाहिए, 5 साल, 16 से लेकर 21 के बीच में। टर्नओवर कितना होना चाहिए, जिस साल में डिडक्शन ले रहे हो उस साल में 25 करोड़, 25 करोड़ से ज्यादा डिडक्शन टर्नओवर नहीं होना चाहिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा, कंसेक्यूटिव 3 साल तक मिलेगा आउट ऑफ 7। जो आप चूज कर रहे हो 3 साल, जब आपको लग रहा है प्रॉफिट ज्यादा है वो टाइम पे आपको मिल जाएगा। कंडीशन क्या, बिजनेस नया होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। 2 एक्सेप्शन है, इंपोर्टेड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी चल जाएगा। फिर 20% ऑफ सेकंड हैंड चल जाएगा। अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए सीए द्वारा। एटीपीए क्यों, पहले पी था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, पीए प्रोड्यूसर कंपनी के लिए आ गया। एलिजिबल एसएससी कौन है, प्रोड्यूसर कंपनी, कौन है, प्रोड्यूसर कंपनी। amount of deduction 100% of deduction if total turnover less than ₹100 CR। अगर टोटल टर्नओवर जो 100 करोड़ से कम है तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। AY 1920 से लेके 24-25 तक 5 साल तक। होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, हेल्पफुल रहा है तो थम्स अप दबा दीजिए और सब्सक्राइब वगैरह आप कर दोगे, कोई इश्यू नहीं। चलो बाय बाय।